गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसकेजी एवीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने 11th क्लास की जो इंग्लिश कंपलसरी है उसमें से अपन ने हॉर्नबिल बुक जो थी अपनी, उसमें से अपन 5 पोएम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो अपन अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है उसी बुक में से, यानी हॉर्नबिल बुक में से ही अपना चैप्टर फर्स्ट। और वो जो चैप्टर है अपना, उसका जो टाइटल है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, रिटर्न बाई, यानी इसके राइटर कौन है? खुशवंत सिंह। अब सबसे पहले मैं आपको खुशवंत सिंह के बारे में बताना चाहूँगी कि जो खुशवंत सिंह है वो इंडियन राइटर है। तो इंडियन राइटर है इसलिए इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इनकी हमें पता होनी चाहिए। तो खुशवंत सिंह थे वो जिनकी अभी 2014 में डेथ हुई थी। और ये तो एक नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट और लॉयर थे, और साथ ही एक अच्छे जो राइटर थे वो भी इंडियन राइटर थे। तो इनका जो था 1974 में इनको खुशवंत सिंह को पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और 2007 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। और 2014 में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इनकी डेथ होने से पहले इनकी जो लास्ट विश थी वो ये चाहते थे कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मेरी डेथ हो जाए तो मुझे बरी किया जाए, ना कि मुझे जलाया जाए। बरी मीन्स उसको दफनाया जाए। लेकिन जैसे अपने हिंदुओं के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, जैसे अपन हिंदू हैं, सिख हैं, इनमें रिचुअल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लोगों को जलाया जाता है। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरी बॉडी को क्या किया जाए? बरी किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि इनका मानना था कि जो हम जिस अर्थ से हम जनरेट हुए हैं, जिस अर्थ से हम पैदा हुए हैं, तो उनका मानना था कि गोइंग बैक टू अर्थ, उसी अर्थ में जा कर के वापस मिल जाना। और ये उनकी अपनी लाइफ को लेकर के फिलोसफी थी। वो ये मानते थे कि जिस अर्थ में हम पैदा हुए हैं, जिस अर्थ से हम जनरेट हुए हैं, उसी अर्थ में मिल जाना। तो जो खुशवंत सिंह थे, इनके जो सबसे बेस्ट जो नोवेल मिलते हैं, जो नोवेल का कलेक्शन है वो है इनका ट्रेन टू पाकिस्तान। जो ट्रेन टू पाकिस्तान इनका जो कलेक्शन है नॉवेल्स का, तो उसमें क्या है, उसमें जैसे अपन ने जो गदर मूवी बनी है, अपनी गदर मूवी देखी है, वो मूवी भी उसी बेस पे बनी हुई है, उसी ट्रेन टू पाकिस्तान वाले नॉवेल में से ली गई है। अब ये जो अपना आज का टाइटल है, जो अपना चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, तो पोर्ट्रेट मीन्स होता है किसी की ड्राइंग या किसी की पिक्चर। तो खुशवंत सिंह ने यहाँ एक लेडी की पिक्चर ड्रॉ करनी चाहिए, और वो ड्रॉ भी कैसे की है? अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने शब्दों के माध्यम से, या फिर ये कह सकते हैं कि एक वर्बल इमेजिनेशन इन्होंने रीडर के दिमाग में क्रिएट कर दी, या अपने वर्ड्स के माध्यम से जो रीडर है उनके दिमाग में एक जो पोर्ट्रेट को क्रिएट करना चाहिए, एक ड्राइंग जो है रीडर के दिमाग में इन्होंने बना दी है। यानी जिस तरीके से उन्होंने उस लेडी का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में किया है, तो जो पढ़ने वाला है उसके दिमाग में एकदम से वैसे की वैसी उस लेडी की पिक्चर है वो उसके अपने आप सामने बन जाती है, यानी उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है उस लेडी की। तो जो ये खुशवंत सिंह है जिन्होंने इस लेडी की बात की है, यानी चैप्टर में इस जो पोर्ट्रेट जिस लेडी की बताई है वो लेडी है उनकी ग्रैंड मदर। तो इसमें जब से जैसे स्टार्टिंग में अपन देखते हैं या फिर अपन लास्ट में पूरे चैप्टर में अपन देखते हैं, तो खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपने रिलेशन को, जो रिलेशन उनका अच्छा था या उसके बाद में उनका क्या रिलेशन हो गया था, और धीरे धीरे उनकी बूढ़ी जो दादी माँ है वो कैसे बूढ़ी होते हुए उनकी डेथ हो गई थी, तो अपने रिलेशन को, दादी माँ के साथ जो रिलेशन था उनका, उस रिलेशन को बताया है। और वो भी किस तरीके से बताया है, यानी जब वो छोटे थे, 8-10 साल के थे, तब उनकी दादी माँ कैसे दिखती थी, लोग उनके बारे में क्या कहते थे, धीरे धीरे उनका रिलेशन कैसा कम होता गया, वो अपनी दादी माँ से कैसे दूर होते गए। तो ये सारी चीज़ें उसी चैप्टर में बताई गई है। तो अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उस राइटर का, वो एक्सपीरियंस उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर फर्स्ट है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो मैं आप लोगों से, यानी जो भी आप देख रहे हो, तो मैं चाहूँगी कि आपके पास जब 11th की बुक है, इंग्लिश बुक जो है आपके पास कंपलसरी की, तो उस बुक को खोलो और चैप्टर नंबर फर्स्ट निकालो और उसको अपने साथ बुक और पेन से लेकर बैठो, ताकि जो भी हार्डवर्ड बीच में बताए जा रहे हैं उन हार्डवर्ड्स को आप लिख सको, या कोई भी ट्रांसलेशन यदि आप लिखना चाहते हो तो उस चीज़ को आप लिख सको। तो बुक खोल कर बैठना जब भी आप इस वीडियो को देखो या ये क्लास जो भी आप लो। Let's start the chapter. People said that she had once been young and pretty and had even a husband, but that was hard to believe.
हार्ड टू बिलीव मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, ऐसी चीज़ जिसको हम जल्दी से स्वीकार नहीं कर सकते या जिस पे के बारे में विश्वास नहीं कर सकते। सी आ गया यहाँ ग्रैंड मदर के लिए, यानी खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी उनके लिए आया है सी। तो जो उनके समय के जो लोग थे उसमें कि वो कहते थे कि जब पुराने समय में उनकी दादी माँ थी, बहुत ही यंग थी और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन इस चीज़ का वो जो खुशवंत सिंह है वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब से खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ को देखा है तो वो दिखने में ओल्ड थी और ना ही कोई सुंदर थी और ना उनके हस्बैंड थे, यानी अब खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर भी नहीं थे। तो इस चीज़ को, इस बात को जो खुशवंत सिंह है वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि जो लोग कहते हैं मेरी दादी माँ के लिए कि वो दिखने में सुंदर थी, जवान थी, उनके पति भी थे, वो अब नहीं है। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. My grandmother. रिंकल्ड मीन्स हैविंग लाइन्स और फोल्ड, यानी जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं उनके चेहरे पे जो लाइन्स बन जाती हैं, जो फोल्ड्स बन जाते हैं, उनके लिए आया, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो जो खुशवंत सिंह थे वो ये मानते थे कि मेरी ग्रैंड मदर थी वो अन्य लोगों की जो ग्रैंड मदर है उनके जैसी ही बूढ़ी ही है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, हमेशा वो बूढ़ी थी और उसकी झुर्रीदार चेहरा था। फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, जैसा कि पिछले 20 सालों से मैं लगातार उनको देख रहा हूँ, वो बिल्कुल वैसी ही है। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट थी वो हमारे घर का जो फायर प्लेस था उसके ऊपर जो सेफ बनी हुई थी उसके ऊपर मेरे ग्रैंडफादर की जो ड्राइंग रूम वो उसमें पोर्ट्रेट ऊपर लगी हुई थी। अब ये जो फायर प्लेस वाला होता है उसको मेंटल पीस बोलते हैं। तो मेरे दादाजी ने क्या था, एक पगड़ी पहन रखी थी और एक ढीला ढाला सा उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। अब जैसे कि इसमें होता है कि अपने जो चेस्ट होती है वो तो कहाँ होती है, इस कंधे से लेकर के इस कंधे तक होती है, और लेकिन यहाँ पे जो उनकी जो बियर्ड थी वो कहाँ से थी, ऊपर से लेके एकदम चेस्ट के जस्ट सामने। तो मेरे दादाजी की जो बियर्ड थी वो उसके आगे के पार्ट को कवर किए हुए थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और उनको देखने पे, उनकी पोर्ट्रेट को देखने पे ऐसे लग रहा था कि वो कम से कम 100 साल के तो आराम से होंगे। He did not look at the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could have only lots and lots of grandchildren. Short mean type प्रकार के, and lots and lots of many बहुत सारे। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर की जो पिक्चर थी, पोर्ट्रेट थी, उनको देख करके अपन ये कह सकते हैं कि उनके कोई बीवी बच्चे नहीं हो सकते, बल्कि उनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं, क्योंकि जिनके बीवी बच्चे होते हैं वो दिखने में थोड़ा यंग होते हैं। लेकिन अपने ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट देख करके खुशवंत सिंह यही सोचते थे कि उनके केवल बहुत सारे पोते पोतियाँ हो सकती है, ना कि बीवी बच्चे। तो उनकी जो बियर्ड देख करके, उनकी पोर्ट्रेट देख करके खुशवंत सिंह ने ये सोचा। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. Revolting means was very hard for the author to believe, यानी लेखक के लिए उस चीज़ पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। She often told us of the games she used to play as a child. अब यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है, जो खुशवंत सिंह है, वो बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर हमें अपने, जब वो छोटी थी, यानी हो सकता है कि जो 20 साल की थी, तो उस समय, या फिर जो चाइल्ड थी, तो उस समय के अपने कई गेम्स के बारे में हमें बताती थी, और उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही सुंदर और प्रिटी थी। तो इस चीज़ पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा, जो राइटर है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, यानी वो विश्वास करने वाली बात नहीं थी कि उनकी ग्रैंड मदर कभी यंग और प्रिटी भी रही होंगी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब absurd means illogical, यानी बेतुका, undignified disrespectful, and fables means fictitious stories with a moral teaching. ऐसी स्टोरीज जो हमें कोई मोरल टीचिंग देती है, लेकिन इस प्रकार की स्टोरीज पे हम जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जो स्टोरीज होती हैं, जो कहानी, यानी जिसमें कोई विश्वसनीय बात नहीं की जा सकती है। और प्रॉफिट मीन्स सेंट्स, जो संत महात्मा होते हैं।
अब इसमें जो खुशवंत सिंह राइटर है वो कहते हैं कि दैट सीम्ड क्वाइट अब्जर्ड एंड इनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस। यानी वो जो उनकी बातें थी वो इतनी इलॉजिकल बेतुकी होती थी, इतनी डिसरिस्पेक्टफुल थी कि हम उनकी जो कहानियाँ, उनके द्वारा जो कहानियाँ सुनाई जाती थी बच्चों को अपने पुराने समय की, या जो भी कहानियाँ बताती थी वो बहुत ही बेतुकी और डिसरिस्पेक्टफुल लगती थी। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो थोड़ी छोटी थी दिखने में और उनका जो शरीर था मोटा भी था, एंड स्लाइटली बेंट, वो हल्की सी आगे झुककर रहती थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा था उसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में ऐसे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। ए पैटर्न ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस, यानी किसी चेहरे पे या शरीर पे जो लाइंस बन जाना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वो होते हैं रिंकल्स। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी उनके पूरे शरीर पे ये जो लाइंस थी वो बनी हुई थी और वो दिखने में छोटी थी। No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. अब certain means sure. अब जो खुशवंत सिंह कहते हैं कि वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उनको जानते थे तो वो हमेशा वैसी थी। यानी मैंने उनको हमेशा बूढ़ा ही देखा था और जब से मैं उनको 20 सालों से लगातार देख रहा हूँ तो वो लगातार बूढ़ी ही होती जा रही है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से वो इसी उम्र में है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिंटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन मेरी दादी माँ हमेशा सुंदर थी। यहाँ पे जो राइटर है वो प्रीटी और ब्यूटीफुल के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं कि प्रीटी मीन्स तो हो गया जो अपीयरेंस होता है हमारा, जो दिखने में होता है, यानी हमारी शक्ल सूरत जो होती है उसके लिए आ गया। और ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ पे आ गया इंटरनल ब्यूटी के लिए, यानी मेरी दादी माँ थी वो स्वभाव से, अपने बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उनकी अपीयरेंस जो मैंने अभी देखी है, हो सकता है कि वो अपीयरेंस दिखने में सुंदर नहीं हो, लेकिन मेरी दादी माँ अपने व्यवहार से बहुत ज़्यादा सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. हॉबल्ड मीन्स वॉक्ड इन एन ऑकवर्ड वे। ऑकवर्ड वे का मतलब होता है एक अजीब तरीके से चलना, यानी जैसे जैसे जो लोग होते हैं वो बूढ़े होते जाते हैं तो उनके शरीर में एक स्टफनेस आ जाता है, उनका शरीर कड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा टेढ़े होकर के धीरे चलते हैं। स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग, स्पॉटलेस वाइट का मतलब उन्होंने जो साड़ी पहन रखी थी वो एकदम वाइट कलर की, जिसपे कोई भी धब्बा नहीं था। और वाइट कलर की किस लिए, क्योंकि जैसे जो लेडीज होती हैं विडो हो जाती हैं तो अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वाइट साड़ी पहनती है और अपने एक हाथ वो अपने कमर पे रखती थी और आगे की तरफ झुके हुए रखती थी, और उनके दूसरे हाथ में एक जो अपना बैलेंस बनाने के लिए एक लकड़ी रखती थी, और साथ ही उनके हाथ में रोजरी की बीड्स होती थी। यानी रोजरी मीन्स ऐसी माला होती थी जिनके एक एक मोती आगे घुमाते जाते हैं तो वो माला आगे आगे चलती जाती है, और ये धार्मिक प्रार्थना करने के लिए, यानी मंत्र भजन करने के लिए जो माला उनके हाथ में हमेशा रहती थी। और वो आगे की तरफ झुकने के लिए, सहारा लेने के लिए अपने हाथ में एक स्टिक रखती थी और एक हाथ अपने कमर पे वो रखती थी, तो एक वाइट साड़ी में रहती थी। अब इस पैराग्राफ में जो राइटर है उन्होंने अपनी माँ की अपीयरेंस को बताया है कि उनकी माँ दिखने में कैसे रहती थी, कैसे कपड़े पहनती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. अब यहाँ पे जो सिल्वर लॉक्स मीन्स यहाँ पे हेयर, और स्कैटर्ड मीन्स डिसऑर्गेनाइज्ड, जो व्यवस्थित नहीं होते हैं। अनटाइडली, नॉट नीट, यानी नॉट क्लीन बोल सकते हैं, जो साफ सुथरे नहीं रहते हैं, जिनमें कंघी नहीं की हुई रहती है। ओवर हर पेल, तो अनेबल, इनऑडिबल मीन्स अनेबल टू बी हर्ड, जो हम सुन नहीं सकते हैं उसके लिए आता है इनऑडिबल। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर मीन्स यहाँ पे चांदी के ताले से नहीं लेकर के जैसे बाल होते हैं जो या तो उनको अपन कलर बोलते हैं वाइट कलर के या फिर ग्रे कलर के, तो यहाँ पे जो सिल्वर है वो ग्रे या वाइट के लिए है, और लॉक्स मीन्स हेयर, तो उनके जो वाइट या
क्या ग्रे बाल थे वर स्केटर्ड, वो डिसऑर्गेनाइज्ड रहते थे, बिखरे हुए रहते थे। एंड अनटाइडली, और ना ही उनके बालों में कंघी थी। ओवर हर पेल, उनके बाल, उनके जो कलरलेस चेहरा था उसके ऊपर बिखरे हुए रहते थे। पकड़ फेस, पकड़ फेस मीन्स होता है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं तो उनके गाल थोड़े हैं वो चिपक जाते हैं और उनके जो मुंह है, होठ हैं, वो आगे की तरफ निकल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पकड़ फेस। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो लगातार, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, एक न सुनने वाली प्रार्थना में उनके होठ चलते रहते थे। यानी उनके होठ चलते थे, उनके मुंह से भजन निकलते थे, लेकिन वो सामने वाले को सुनाई नहीं देते थे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। अब राइटर बोलते हैं कि हाँ, मेरी दादी माँ थी, वो बहुत सुंदर थी। यानी वो, उसकी अपीयरेंस सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन उनका जो व्यवहार था उनके, वो बहुत सुंदर था। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अब सीरेनिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम, यानी शांति की जो अवस्था होती है जहाँ हम एकदम से शांति के साथ रह सकते हैं, उसको बोलते हैं सीरेनिटी। और विंटर लैंडस्केप, अब इसमें बताया है कि कहीं हम सर्दियों में जब किसी पर्वतों पे जाते हैं तो उसके ऊपर जो बर्फ़ से वो पर्वत ढके रहते हैं, तो वहाँ का जो पूरा सीनरी है वो वाइट कलर की दिखाई देती है, और वहाँ जा कर के हम अपने आप को एकदम से शांत महसूस करते हैं, यानी शांति सी हमें मिलती है। तो ऐसे ही उसकी दादी माँ थी, वो पहने कपड़े कैसे थी, वाइट कपड़े पहन रखे थे, और उनका जो बिहेवियर था, उनका जो नेचर था, वो उस सीनरी की तरह एकदम से शांत था, और सामने वाले को संतुष्टि प्रदान करने वाला और शांति प्रदान करने वाला उनका बिहेवियर था, जिस तरीके से माउंटेन के ऊपर बर्फ होती है। माई ग्रांड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रांड मदर और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कॉन्स्टेंटली मीन्स रेगुलरली। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो राइटर है उनका और उनकी जो ग्रैंड मदर, उनके बीच में रिलेशन को बताया है कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे उनके पास छोड़कर गए थे जब वो शहर में कोई जगह घर देखने के लिए गए। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मोनोटोनस का मतलब होता है डल एंड बोरिंग, जो चीज़ें हमें निरस लगती हैं उसके लिए। और बोदर्ड का मतलब टू बी कंसर्न, यानी जिसको लेकर के हम चिंता नहीं करते हैं, जिसके बारे में नहीं सोचते हैं, वो होता है बोदर्ड। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपनी सुबह की प्रार्थना में एक डल सा गाना गाती थी। एंड सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, उसके बाद उसको मुझे नहलाने का और मुझे तैयार करने का काम वो करती थी। इन द होप, इस आशा में कि मैं भी उनके भजन को सुन रहा हूँगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनके भजन को सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से प्यार करता था, लेकिन मैंने उसकी सीखने के बारे में कभी कोई चिंता नहीं की। यानी मैंने उस भजन को सीखना जरूरी नहीं समझा, बल्कि मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था, इसलिए मैं उनके भजन को सुनता था। और ये उनका डेली रूटीन का कार्य था। Then she would fetch my wooden stele, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फेच का मतलब गेट, यानी कोई चीज़ जा करके लेकर आना। स्लेट, जो स्लेट होती है जिस पे पहले छोटे बच्चे लिखते थे। विच प्लास्टर्ड, यानी उस स्लेट के ऊपर पूरा जो कलर प्लास्टर करके। एंड अर्थन, जो मिट्टी का बना हुआ एक पिंक पॉट वहाँ पे जो मिट्टी से पकाया हुआ रहता था, वो मुझे देती थी। तो देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, उसके बाद मुझे तैयार करके मेरी जो स्लेट थी वो जा कर के मुझे लाकर देती थी। एंड विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर, जिसको वो पहले से पूरा प्लास्टर नीट एंड क्लीन करके रखती थी। विथ येलो चौक, ए टाइनी अर्दन, और येलो चौक यानी उसके चारों तरफ येलो कलर की चौक से वो मुझे पूरा तैयार करके देती थी। ए टाइनी अर्दन इंक पोट, और उसके बाद में मिट्टी का बना हुआ मुझे वो एक इंक पोट भी साथ में देती थी। एंड ए रेड पेन, और बाद में जो एक रेड पेन देती थी। इस प्रकार स्लेट, येलो चौक किया हुआ इंक पोट और एक रेड पेन मुझे ला करके वो देती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैड इट टू मी, अब वो इन सबको एक बंडल में बांधती थी, और जब मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाता तब वो सारी चीज़ें मुझे बंडल में बांध करके मेरे हाथ में दे देती थी।
After a breakfast of a thick stale chapatis with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अब stale means होता है कि not fresh, नॉट नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्लेजेंट टू ईट, हार्ड मस्टी और ड्राई, यानी जो खाने में अच्छी नहीं रहती हैं, हार्ड हो जाती हैं और सूखी हो जाती हैं, यानी कि जो ताज़ा रोटी नहीं होती थी। अब ब्रेकफास्ट में मोटी सी बासी रोटियां होती थी विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उन रोटियों पे थोड़ा सा बटर और शुगर उसको फैला देती थी और वो मुझे ब्रेकफास्ट में देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और नाश्ता लेकर हम जाते थे, और रास्ते में कुछ स्टेल चपातीज वो अपने साथ लेके जाती थी, किसके लिए, जो गांव के डॉग्स होते थे उनको देने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार जो खुशवंत सिंह है उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ अपने रिलेशन को बताया, किस तरह उनके जब जो पेरेंट्स थे वो उनको उसकी दादी माँ के पास गांव में छोड़कर चले गए थे शहर में कोई नया घर देखने के लिए, तो उनके अपने दादी माँ के साथ कैसा रिलेशन बन गया था, कैसी उनके साथ फ्रेंडशिप हो गई थी, और कैसे उनकी दादी माँ उनको तैयार करके उनको भजन वगैरह सुनाते हुए तैयार करती थी, और किस तरीके से वो उनको स्कूल में छोड़ने जाती थी। अब इसके आगे का जो पार्ट है, ये तो अपने फर्स्ट पार्ट में हो गया जिसमें अपन ने जो खुशवंत सिंह है उन्होंने अपनी दादी माँ की अपीयरेंस के बारे में बताया कि दिखने में कैसी थी, उनके डेली रूटीन के काम को बताया कि वो डेली रूटीन में कैसे काम करती थी, और उनके साथ उनका रिलेशन कैसा था, दोस्ती का जो रिलेशन बना था उसके बारे में बताया था। अब आगे जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे कि स्कूल में क्या होता था, कैसे वो शहर गए थे, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।